चैप्टर 8 आपका खत्म हो चुका है। आज चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो चैप्टर्स बाकी है उसमें से आज हम पहले करेंगे चैप्टर नंबर 11। 9 और 10 जो है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से दोनों ही बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स है। बट हो सकता है कि उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे ऐसी ऐसी फिनोमेना है, थोड़े बहुत डेरिवेशंस भी है। और वैसे आपका दिमाग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिज्म पढ़ चुका है, शायद हो सकता है उससे थोड़ा आप ज़्यादा थक चुके हो। तो आज ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये चैप्टर पढ़ने में मुझे ज़्यादा ही मज़ा आता है, ताकि इसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलो, आप में से मुझे कोई इस चैप्टर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा? वैसे इसके बारे में आप कुछ पढ़ चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है ड्यूअल नेचर के बारे में, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो यस, कैन यू शेयर समथिंग अबाउट द ड्यूअल नेचर? आपको क्या क्या पता है ड्यूअल नेचर के बारे में, और आप उसमें सर क्या क्या लाइट इन्फॉर्मेशन? के दो टू टाइप्स होते हैं, किसके? पार्टिकल लाइट के। ओके, लाइट के दो पार्टिकल है। ओके। मतलब लाइट के टू टाइप से प्रोपोगेशन होता है, पार्टिकल से और मीडियम से, ओके, चलो, एनीथिंग एल्स? वेव से। ओके, यस, फाइन। ड्यूअल एनीथिंग एल्स? नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ओके, मतलब वो पार्टिकल। पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी प्रोपोगेट कर सकता है। एनी समथिंग conditions that you can identify कि here it's a particle and here it is a wave? ऐसा कोई पॉइंट आपने समझा है? ऐसा कोई पॉइंट आपने पढ़ा है? सर शायद से अनसर्टेनिटीज पढ़ा था सर। यस यस यस, टेल मी, अनसर्टेनिटी क्या होती है? सर पोजीशन और वेलोसिटी सर एक साथ तो पार्टिकल की नहीं पता कर सकते सर। पोजीशन और वेलोसिटी या पोजीशन एंड मोमेंटम? मोमेंटम, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, और कुछ? ओके, फाइन। सर वेस्ट मोमेंटम मतलब वेलोसिटी होगा ना? मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। यस सर। ओके, अब देखो, ये चैप्टर में उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आ सकता है जिन लोगों ने अभी तक जो मेरे पास पढ़ा है, 11th है चाहे 12th हो। अगर आपने मेरा वो अप्रोच अगर समझा हुआ है, हाउ वी कैन थिंक इन अ डिफरेंट वे, हाउ वी कैन रिलेट विद द डे टू डे लाइफ, उसको ये चैप्टर एटम्स, न्यूक्लियस, जो एटलीस्ट मॉडर्न फिजिक्स है, उसको समझने में उसको ज़्यादा मज़ा आ सकता है। ताकि हमारा जो कहने का जो नज़रिया होता है, देखने का जो नज़रिया होता है, वो जनरली थोड़ा सा अलग हम रखते हैं। इन विच सेंस? तो कि इट हैज़ टू गुड रिलेशन इफ यू हैव स्टडीड, और अगर आपने सुना हो तो जब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने एक प्रोप के साथ कंपेयर किया था। किसी को याद है? न्यूटन्स थर्ड लॉ तो याद जैसी होगा आपको। करनी वैसी भरनी। हाँ। ओके, तो डू यू थिंक सो फिजिक्स की बुक में कहीं पे ऐसा लिखा होगा, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश, कहीं पे भी लिखा होगा टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ओके, आई डोंट थिंक सो। पर हाँ, बात तो सही है। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर वो रिजिड बॉडी है तो क्या हुआ, उसमें भी ऐसा ही नेचर होता है। वैसे यहाँ पे जो कुछ भी हम देखते हैं, समझते हैं, वो आजू बाजू, वो साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है। इस चैप्टर का कितना मज़ेदार नाम है, ड्यूअल नेचर। ओके, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए मैं एक अलग जगह पे हूँ, और वो मेरा छोटा भाग से आएगा, पापा। ओके, मैं तो यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसको भी पता है। पर क्या आप जितने सिंसियर हो इस बात को लेकर, क्या वो सिंसियर हो सकता है? क्या उसको ज़रूरी है सिंसियर होना? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? तो कि मैं आपके लिए एक अलग जगह पे हूँ, उसके लिए मैं अलग जगह पे हूँ, पर मैं तो एक ही हूँ। बट आई एम इन द ड्यूअल नेचर। ओके, मैं दो अलग अलग रोल में हूँ। सेम लाइक दैट, आप भी अपने घर पे बैठे बैठे अभी ड्यूअल नेचर पे ही हो। ओके, वी ऑल आर लिविंग इन द ड्यूअल नेचर। ओके, इन अदर टर्म इफ यू कैन थिंक अबाउट, कि जैसे कोई बताता है कि कोई भी इंसान बहुत ही बुरा या तो बहुत ही अच्छा कभी नहीं हो सकता है, वो थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा ही होता है। Okay, if we think about any mythological character, if you think about any persons, okay, किसी को भी आप ले सकते हो। okay,
कोई भी कितना या तो सिर्फ और सिर्फ बुरा या तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता है। हर एक के अंदर एक फैक्टर होता है जो अच्छे वाला और एक फैक्टर होता है बुरे। हाँ, प्रपोर्शन है वो थोड़ा अलग 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 हो सकता है, किसी में अच्छे वाला प्रपोर्शन ज्यादा हो, किसी में बुरा वाला प्रपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो, पर उसके अंदर भी ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है। सेम लाइक दैट, अगर आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट याद है, शायद आपने वो पढ़ा भी होगा। यस, कोई बताएगा डी ब्रोगली पढ़ा तो है ना? आई थिंक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि नहीं आता है ऐसा? यस हाँ सर। सर पढ़ा है। हाँ, वैसे एक क्लैरिटी दे दूं, कोई कोई इसको दी ब्रोगली कहता है, किसी किसी को इसको दी ब्रोगाई कहते हैं, किसी किसी को जस्ट दी ब्रो कहते हैं। ओके, हर एक की अपनी अपनी सोच है। कोई कहता है एल साइलेंट है। अब एल साइलेंट है या साउंड है, उससे दी ब्रोगली को कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेचारे चले गए। ओके, तो दी ब्रोगाई कह सकते हो, दी ब्रोगली कह सकते हो, इट्स ओके। हमें कंसर्न एल साइलेंट और एल साउंड से नहीं है, हमारा कंसर्न उसका स्टेटमेंट क्या था, उसका क्या मानना था, उससे है। चलो कोई शेयर करेगा क्या था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? एनीवन रिमेंबर इट? वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ओके, तो क्या बनेगा उसका इक्वेशन जैसा कुछ? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। या दैट्स परफेक्ट। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय mv, या तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h। आई थिंक सबने पढ़ा होगा ना ये केमिस्ट्री के अंदर। यस यस सर। तो Yes, sir. यहाँ ड्यूअल नेचर का जो स्टेटमेंट डी ब्रोगली ने दिया था, वहां पे ऐसा कहा था। ओके, इट इज अबाउट द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, कुदरत, एटमॉस्फेयर, या तो हमारे आजू बाजू जो है, जिसको हम कुदरत कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, गॉड, जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हो। ऑलवेज दैट इज इन द ड्यूअल नेचर। ओके, तो अभी जो माहौल चल रहा है, इट इज ऑल्सो ड्यूअल नेचर, और उसी से आपको पता चलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अगर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई कह सकते हो, कोई एच अपॉन 4 पाई कहता है। ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अगर एक सर्टेन है तो दूसरा मैक्सिमम अनसर्टेन है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि दिस समथिंग इज अ सर्टेन, वी ऑल नो दैट लाइफ इज अनसर्टेन। यस, ओके, क्या हम में से किसी को पता है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? शायद हाँ, शायद ना। ओके, अगर हमने कहा नहीं यार कल नहीं होंगे, और कल सुबह हो गई तो हम है तो हाँ तो होंगे ना। अगर हमें हाँ होंगे, हमें कहाँ कुछ होने वाला है। अगर कुछ एकदम से अर्थक्वेक अगर सब धाड़ धूम हो गया तो हाँ तो नहीं भी हो सकते हैं। मतलब वी कांट से, अच्छा वी कांट से का मतलब क्या ऐसा है कि हम जीना छोड़ दे कि यार कहाँ कुछ होने वाला है, इतनी जिंदगी क्या करने का। तो ऐसे भी तो नहीं होते हैं, हम इंसान है। वी ऑलवेज लिव ऑन द होप्स। ओके, बट स्टिल इट इज कंसिडर एज अनसर्टेनिटी। अगर एक चीज मैक्सिमम सर्टेन है तो दूसरा मैक्सिमम अनसर्टेन। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों चीजों को यहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन बताया है, और वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कहा जा सकता है कि लाइफ इज अनसर्टेन। ओके, उसका मतलब ये है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो आता है वो जाता है, फैक्ट है। ओके, मतलब हम आए तो क्या, हाँ एक ना एक दिन जाएंगे हम, हाँ हर एक का अपना अपना टाइम आता है, तो क्या हाँ वो टाइम कब आएगा, क्योंकि वो जब आएगा तब आएगा, वी डोंट नो द फ्यूचर। ओके, और इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें हैं ना, उसको सीक्रेट ही रहने देनी चाहिए, उसमें ज्यादा मजा आता है। अगर कोई आपको बता दे कि बस 38 ईयर्स के आप जब होंगे ना, और उसके बर्थडे के आप 15 नहीं 132वें दिन और 4 घंटे और 16 मिनट के बाद आपका ऐसा होगा और आप चल जाएंगे। अब ये जिस टाइम पे उसने बताया, तब से लेकर हम सिर्फ वही एज का वेट करेंगे कि कब वो टाइम आएगा और कब मैं चला जाऊंगा, हाय हाय मेरा क्या होगा, हाय। अरे भाई, जो टाइम मिला है उसमें तो हम जी सकते हैं कि हाँ वो तो मैं भूल गया, हाँ वो भी तो है। वो टाइम आ गया और आपको कुछ नहीं हुआ तो क्या, अरे वाह, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इतना टाइम वेट करने की कहाँ जरूरत है, अभी से खुश तो हो सकते हो। तो क्या, हाँ यार वो भी तो सही बात। ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं ड्यूअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। इफ यू रिमेम्बर इट, फिजिक्स जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चंस के पीछे पड़ा रहता है, जैसे कि
फिजिक्स इज ऑलवेज वर्किंग ऑन दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस या तो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ। तो हम ऐसा कहते हैं कि ये अर्थ का एग्जिस्टेंस कैसे आया। अगर आपको पता हो तो अभी कुछ ही दिन पहले नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के फील्ड के अंदर, 3 साइंटिस्ट को मिला है। कितनी बकवास हेडलाइन देते हैं कभी कभार न्यूज़पेपर वाले, 2 मेल और 1 फीमेल, जिसने व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अब इसमें मेल फीमेल कहाँ से आया? ह्यूमंस है, कोई इसके ऊपर कोई थप्पा लगाया है क्या कि ये नहीं बोल सकता, ये बोल सकता है? इट्स रियली अ बुलशिट थिंकिंग। ओके, पर apart from all this thinking, if we just focus on that, 3 scientists, 3 humans, those who think something extraordinary about black holes, those who give informations about black holes. Okay, black holes के बारे में जिसने बताया, informations बताया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। But if you think a little bit more, ब्लैक होल ऐसा है, शायद आपको पता हो, आपने पढ़ा था, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, और या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है विच इज अ मोर डेंस, वो इतना ज्यादा डेंस है कि उसके पास अगर कुछ भी जाता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ओके, और वो सच है या झूठ है उसका भी किसी को नहीं पता है, हमारे लेवल पे, जो नॉर्मल थिंकिंग करते हैं उन लोगों के लेवल पे। Those who are doing the research, उसके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पर वो इन्फॉर्मेशन हर कोई नॉर्मल इंसान डाइजेस्ट कर सके ऐसे फॉर्म में वो नहीं होता है। बिकॉज इफ यू जस्ट थिंक अबाउट कि ब्लैक होल है, अगर वहाँ पे हर एक चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ पे चला गया कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर वो अंदर चला जाएगा, अब अंदर चला ही जाएगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो देगा? वहाँ पे कोई कैमरा या तो ऐसा कोई सैटेलाइट आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए जो जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सके। अरे पर वो इन्फॉर्मेशन लेगा कैसे? वो तो अंदर चला जाता है, तो इन्फॉर्मेशन अपने को कैसे मिलेगा? वी डोंट नो व्हाट इज द बैक साइड ऑफ द ब्लैक होल। अभी अपने को वो भी नहीं पता है कि मून की दूसरी साइड कैसी है। ओके, इफ यू एवर नोटिस दैट, आपको ये भी पता होगा, और ये कनेक्शंस इस चैप्टर के साथ इसलिए मैं डिस्कशन में ले रहा हूँ। ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने है। मून को ये सरफेस दिख रही है और मुझे मतलब अर्थ को ये सरफेस दिख रही है। अब दोनों का रोटेशन कुछ इस तरह से है, दोनों गोल घूम रहे हैं, तो क्या? हाँ, दोनों घूम रहे हैं। ओके, पर दोनों कैसे घूम रहे हैं देखिएगा ध्यान से। इस सरफेस के सामने ये सरफेस है और दोनों एक दूसरे से आमने सामने, और ये गोल 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 घूम रहा है। अब कितने भी चक्कर काट लो, क्या इस वाले को पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा सरफेस है? तो क्या नहीं। इस वाले को पता चलेगा कि इसकी बैक साइड कैसी है? तो क्या नहीं। पर ये अर्थ है, इसलिए अर्थ का रोटेशन यहाँ पे ऐसा भी होता रहता है, पर ये तो उसके सामने ऐसे ही घूमता रहता है। तो अर्थ से अपने को पता ही नहीं है कि मून की दूसरी साइड पे क्या है, कैसा है। ओके, तो फिर भी साइंटिस्ट लोग हैं वो ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, और वहाँ से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। बट वी थिंक अबाउट दिस चैप्टर, तो यहाँ पे इस चैप्टर ने एक बहुत 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 सिंपल सी बात बताई, ताकि यहाँ पे एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है, शायद आपने नाम सुना हो तो। ओके, दैट इज कॉल्ड द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हर्ट्ज हॉलविच एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, which is basically about one very important phenomena that is called as a photoelectric effect. If I want to explain what is photoelectric effect, first of all I want to explain what is a photon, and that you I think you know it very well. क्या होता है photon? पार्टिकल ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट, और अच्छी फिजिक्स वाले लैंग्वेज में इसको कहा जाता है क्वांटा ऑफ फोटोन्स, क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा, QUANTA है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल। क्वांटम फिजिक्स नाम सुना होगा। वैसे ज्यादातर फिजिक्स वाले जो भी होते हैं उसको क्वांटम फिजिक्स से थोड़ा सा वो दूर ही रहते हैं। उसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा होता है, वो हर एक की समझ से बाहर होता है। ओके, जैसे आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स है, उसी तरह से फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस है। क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है, ओके, ऑप्टिक्स जो अभी हम पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स होता है। ओके, तो उसमें ये जो क्वांटम फिजिक्स है, और उसी को लेकर एक स्टेटमेंट, अगेन एक हाइपोथेसिस था जो प्लैंक ने दिया था,
यस एनीवन रिमेम्बर क्या था प्लैंक हाइपोथेसिस? आई थिंक वो भी आपने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर आता था जहां तक मुझे पता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके यस, उसका एक हाइपोथेसिस था, किस बात को लेकर था? चलो ठीक, एनर्जी हाँ एनर्जी को लेकर था। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हम्म, एक तरीके से हाँ, एक तरीके से ना। अब ध्यान से सुनिएगा, उसको हमें कैसे यहाँ पे कंसिडर करना है। आप ऐसा समझिए कि मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मैं ऐसा कहता हूँ कि स्टेप्स है। ओके, दादरम दादरा स्टेप्स। अगर मान लो आप स्टेप्स पे चढ़ रहे हो या तो उतर रहे हो, अगर आप स्टेप्स से फिसल गए और आपको पूछा जाए कि यार ऐसे कैसे फिसल गए, एंड इफ यू से दैट कि मेरा पैर 3.5 स्टेप पे आ गया और मैं फिसल गया, तो इसका क्या मतलब करेंगे? 2 स्टेप्स के बीच में। हाँ, पर क्या एग्जैक्टली कोई पूछेगा एग्जैक्टली बता भाई 3.5 पे मतलब तू कौन से स्टेप पे आया था? तो क्या आप दिखा सकते हो कि दिस इज द पॉइंट वेयर इट्स कंसीडर्ड एज 3.5 स्टेप? स्टेप्स 1 2 3 4 5 ऐसा ही हो सकता है, उसमें 3.5 यानी मिडल वाला कोई स्टेप जो है वो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं पेंडुलम लेता हूँ, उसका ऑसिलेशन लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ऑसिलेशन जो है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ दैट इज 7 सेंटीमीटर इज एम्पलीट्यूड, डू यू थिंक सो इट्स एवर पॉसिबल दैट द एम्पलीट्यूड विल बी 5.57? क्या ऐसा हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड कभी? हाँ या ना? पेंडुलम चल रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, अभी जो एम्पलीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर का है ऐसा मैंने कहा। तो क्या ये पॉसिबल है कि कभी भी वो एम्पलीट्यूड 5.57 का होगा? आइडियली नहीं होगा, पर ओके, एयर रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है। धीरे-धीरे डिक्रीज हो सकता है। हाँ तो होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे कर वैक्यूम में डिक्रीज नहीं होगा। होगा। नहीं वैक्यूम क्यों नहीं, क्यों वैक्यूम में अगर आप देखोगे तो ऑसिलेशंस है, वी कंसीडर एज कि वो धीरे धीरे डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते जाएंगे। डैम्प्ड होना मतलब धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर अभी 7 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है तो कोई ना कोई मोमेंट तो ऐसा आएगा कि धीरे 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 वो कम होता जाएगा। तो क्या, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो हर कोई डिजिट को फॉलो करते 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 जा सकता है? तो क्या हाँ, मतलब क्या, तो क्या पेंडुलम के केस में 5.57 सेंटीमीटर का भी एम्पलीट्यूड शायद हो सकता है अगर हम इतना प्रिसाइजली मेजर कर सके, तो वो 4.37 एम्पलीट्यूड भी हो सकता है अगर हम उसको प्रिसाइजली हम मेजर कर सके। तो वो तो होगा ही होगा, मतलब 0 से लेकर 7 के बीच का हर वो नंबर उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। अब अगर ये दो एग्जाम्पल अगर आप समझे कि अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स कैसे कैसे हो सकते थे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट इज कंसिडर एज ए नेचुरल नंबर्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n उसी में से हो सकता है। पर अगर पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम जो है उसमें एनर्जी कोई भी एम्पलीट्यूड जो है वो हो सकता है, उसके लिए कोई वो इंटीजर वैल्यू को फॉलो करना कुछ जरूरी नहीं है। तो उसी बात को लेकर प्लैंक का हाइपोथेसिस था जो यहाँ पे बहुत ही काम का है, जिसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेकर था। तो प्लैंक का हाइपोथेसिस ये था कि जो भी एनर्जी की हम बात करते हैं वहां पे कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ही एमिट होती है, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच एफ वैल्यू, E इज इक्वल टू NHF। आई थिंक आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी सारे किस्सों में है वो डिस्कशन में लिया जाता है। अब वहाँ से अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है एनर्जी का फॉर्मूला जो प्लैंक हाइपोथेसिस ने बताया था। सो हियर वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 12, ड्यूअल नेचर ऑफ, चैप्टर नंबर 11, chapter 11, that is about
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहां पे आता है एनर्जी का फॉर्मूला, और वहां पे ऐसा कहा गया E इज इक्वल्स टू NHF। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी टाइप की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसे समझेंगे आप, तो यहाँ पे प्लैंक ने ऐसा समझा था, वैसे यहाँ पे H स्टैंड फॉर प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा कहा था कि अगर हम क्वांटा की बात करें, अगर हम फोटोन की बात करें, तो फोटोन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, उसको HF से हमने मतलब H से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज वैल्यू इक्वल टू HF। तो प्लैंक ने ऐसा मान लिया कि ये जो भी एनर्जी आता है वो ऑलवेज HF के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होना चाहिए। उसका मतलब बहुत ही सिंपल सा, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपको अपना पॉकेट मनी जो भी आपको मिलता है, या तो आपके पास अपने जो भी पैसे आपने कहीं पे भी इकट्ठा करके रखे हैं वो निकालो और आप मुझे वो नंबर बताओ कि वो कितना होगा। ओके, तो हर कोई ने अपने अपने पास से पैसे काउंट किए, तो क्या कोई स्टूडेंट ऐसा कहेगा कि मेरे पास 1078 पैसा है, और अगर वो कहेगा तो क्या ये वैलिड है? हेलो, 1750, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर किसी ने कैलकुलेट किया और ऐसा कहा कि उसके पास 1078 रुपीज़ एंड 50 पैसा है, हाँ उसने कहीं पे वो इकट्ठा करके रखा हो, तो उसकी पिगी बैंक में पहले से 50 पैसा पड़ा हुआ हो, पर क्या 50 पैसा अब वैलिड है मार्केट में? नो No, सर। तो वैलिड नहीं no, है। नो सर। मतलब ये कि अगर आपके पास जो भी पैसा मिलेगा, या तो हमने 15-20 लोगों ने जो भी पैसा इकट्ठा किया, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉज के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया, तो क्या हम ऐसा कहेंगे दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी? ओके, हर एक के पास, क्यों, तो कि अभी के लिए जो डिनोमिनेशन है वो 1 के मल्टीपल में ही होता है। सेम वे अगर आप कभी भी फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, या तो कितने को पता है एटीएम का यूज़ कैसे किया जा सकता है, या तो आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, दैट आई डोंट नो। पर फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट मुझे 50 रुपीज़ चाहिए, एंड इफ आई आस्क फॉर पेटीएम आई मीन एटीएम में ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ओके, इसको ऐसा ऐसा फुल फॉर्म है, काफी लोग उसको ऐसा कहते हैं एनी टाइम मनी मशीन। ओके, इट इज नॉट द एनी टाइम मनी मशीन, इट्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऐसा होता है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से मैं 450 रुपीज ज्यादातर किस्सों में नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि एटीएम के अंदर वहां पे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको जो भी पैसा निकालना है दैट इज ऑलवेज इन द हंड्रेड्स मल्टीपल। ओके, या तो मैं 400 निकाल सकता हूँ, या तो मैं 500 निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो ऑलवेज 100 के मल्टीपल में ही होगा। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे 2235 रुपीज़ चाहिए एटीएम से, तो सॉरी वो नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, मैं चाहूँ तो वहाँ पे 2200 निकाल सकता हूँ, या तो 2300 निकाल सकता हूँ, because this is in the integral multiple of 100, सेम टू सेम फंडा प्लैंक ने बताया था। जो भी एनर्जी होता है, जो फोटोन एनर्जी होती है, दैट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। पहला पॉइंट। वैसे ये जो चैप्टर है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में कहानियां ज्यादा होती है। ध्यान से सुनते रहिएगा, और थोड़ा जब भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन क्रिएट करते रहिएगा, तो आपको और ज्यादा उसमें पता है वो चलता रहेगा। थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका काम और आसान कर सकता है। बैठे बैठे सुनते रहोगे तो हो सकता है कि बाउंस भी जाए। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे खुद का थिंकिंग जो है वो ज्यादा मैटर करेगा। अब यहाँ पे, और वैसे केमिस्ट्री का नॉलेज भी काम में आएगा, तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं एमिशन। चलो, क्या होता है मीनिंग एमिशन का? रेडिएशन एमिट करना। एमिट करना यानी देना। वैसे यहाँ पे सबसे पहले प्लैंक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आपको पता है। वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए मुझे कुछ पूछना हो, कोई बताएगा क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ये भी एक मजेदार पॉइंट है।
Yes, anyone tell me what is the black body radiation? मतलब सर वो एक्सपेरिमेंट में कोई मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करे तो वो अलग कलर्स में अलग वेवलेंथ में रेडिएशन देगा। देखो, ध्यान से सुनिएगा और मजे लीजिए। सर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है सर ब्लैक बॉडी। Do you know natural naturally which one we consider as a black body? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कार्बन, सन सन सन। Sun is a black body है। तो जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं है या तो जिन लोगों ने ऊपर ऊपर से पढ़ा है या तो जिसको डिटेल में नहीं पता है, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम। सन एंड ब्लैक बॉडी हाउ? तो जिसने कहा है सन, यस टेल मी हाउ। हेलो, कि ऐसा है कि आपको बताया गया कि सन इज ब्लैक बॉडी और आपने मान सर लिया वो हाँ सर। एनर्जी एमिट कर सकता है इसलिए सर, और एब्सॉर्ब भी कर लेता है। डिफरेंट वेवलेंथ में एमिट करता है। ब्लैक बॉडी वो कैसे हुआ? एज वी कॉल्ड इज अ ब्लैक बॉडी। सन इज अ ब्लैक, होता ब्लैक यहाँ पे नहीं दिखता ऐसा। नो सर। Okay, yes, tell me any logical response on this. Sun is a yes natural black body. तो कोई बताएगा कैसे? वैसे काफी लोगों ने, एक दो स्टूडेंट ने बताया, तो उसका मतलब ये कि उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो अगर कहीं ना कहीं पढ़ा है तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए उसके ऊपर। क्यों आपने सन को ब्लैक बॉडी कहा है, या तो आपने जब भी सुना है तो क्यों ऐसा कहा, या तो जब भी आपको कहा गया तो क्या आपको ऐसा क्वेश्चन हुआ कि व्हाई सन इज अ ब्लैक बॉडी? और अगर क्वेश्चन हुआ तो क्या आपने पूछा कि व्हाई सन इज अ ब्लैक बॉडी? ये सभी क्वेश्चन का कोटा है वो हम सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट में ही क्रिएट करते हैं और उसी में सिर्फ सेटिस्फाई करते हैं। बाकी में तो हम सिर्फ हाँ 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 आने दो आने दो आने दो ऐसा ही रखते हैं। करो क्वेश्चन, मजेदार चीजें होती है। यस टेल मी व्हाई। नंदिनी आप कुछ कहेंगे? व्हाई सन इज अ ब्लैक बॉडी? हेलो सर वो तो याद नहीं आ रहा थोड़ा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। क्या आप बता सकते हैं व्हाई सन इज ब्लैक बॉडी? आर यू एग्री विद दैट सन इज अ ब्लैक बॉडी? आदित्य आप कुछ कहेंगे? सर मतलब जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसके पास पहले से ही बहुत पोटेंशियल एनर्जी है। कितना मस्त वर्ड है। हम सब भी ब्लैक बॉडी बनना चाहते हैं, पर हमारा मतलब इससे होता है। ये हमें ब्लैक नहीं चाहिए, ये हमें फेयर स्किन चाहिए, वाइट चाहिए। सन तो कितना मजेदार वाइट है, फिर भी उसको नेचुरल ब्लैक बॉडी कहते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, वाइट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। आप और हम भी कोई कोई हद पे ब्लैक बॉडी है। सपोज इफ आई आस्क टेल मी समथिंग अबाउट बैंकिंग सिस्टम। चलो, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं और वो 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप में से कितने लोग बैंकिंग सिस्टम के ऊपर 10 पॉइंट लिख पाएंगे? चलो, रेज योर हैंड और से योर नेम कि यस आई कैन राइट। ओके, आदित्य 1, बैंकिंग 2, ओके फाइन, 3, ओके, बैंकिंग सिस्टम, हाँ, सो आई एम आस्किंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि बैंक है उसके नाम ये है, पहली बैंक HDFC, दूसरे बैंक BOI, तीसरे बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथी बैंक ये, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हाउ दैट बैंकिंग सिस्टम वर्क। चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसकी मैं बात करता हूँ। वैसे आपके कॉमर्स के फ्रेंड को 11th स्टैंडर्ड से पता है। चलो, 4 लोग बता सकते हैं।
Okay, Aditya, tell me 10 points about the banking system. सर आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है, वो गवर्न करती है नीचे वाली सारी बैंक्स को, और 15% जो कैश होता है उसको कैश के फॉर्म में बैंक्स रखती है, एंड द रेस्ट इज सेंट टू आरबीआई। और वो मतलब जब ज़रूरत होती है, अगर वो 15% की तभी ज़रूरत पड़ेगी जब लोग आएंगे, और फिर डिपॉजिट्स और उस पे इंटरेस्ट होता है, फिर विड्रॉल पे इंटरेस्ट मिलता है। वो सब थोड़ा थोड़ा 10th में पढ़ा था, वो याद है। So this is the last statement is very important. मान लो आपको पूछा जाए कि आपको तामिलियन कल्चर के बारे में आपको 4 लाइन बतानी है, तो यस एनीवन टेल मी व्हाट इज द तामिलियन कल्चर? कोई बताएगा तमिल कल्चर में क्या होता है? Okay, if I ask Keralian culture, anyone say 3 lines about the Keralian culture? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यार हमने कभी नहीं सुना है यार। हाँ, हर एक का अपना अपना कल्चर होता है। somebody ask गुजराती कल्चर, एटलीस्ट वी कैन से समथिंग। हम जीते हैं, हम महसूस करते हैं, ओके वी आर गुजराती, सो वी कैन से एटलीस्ट फ्यू वर्ड्स। ओके, ब्लैक बॉडी जो है वो मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का ट्राई करिएगा, सन को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई करिएगा। आप तभी कुछ एमिट कर सकते हो जब कभी आपने कुछ एब्जॉर्ब किया हो। अगर आपने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया है तो आप एमिट भी कभी नहीं कर सकते हो। तो सन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वही एनर्जी वो एमिट कर पाता है। वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम का, वैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन होता रहता है, और शायद आपको पता होगा सन इज कंसिडर्ड एज ए हीलियम गैसियस स्फीयर। ओके, वैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगर आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, अब उसमें कितने एलिमेंट्स आपने जोड़ दिए हैं, फाइनल आंकड़ा क्या कहता है पीरियोडिक टेबल का? 118 जितना। चलो, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ पे आते हैं भाई? 1 and 2। Okay, how hydrogen is different from the helium? That something is missing in the hydrogen, which is that इलेक्ट्रॉन। neutron. न्यूट्रॉन होगा ना सर? Neutron होता है। See, it's so interesting. एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन भी नहीं है, जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हीलियम चलो नेक्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका रिएक्शन जो है वो सन के अंदर होता है, एंड सन वी कंसीडर एज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो उसके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलकर इतना एनर्जी दे देता है कि किसी और की कोई जरूरत नहीं होती है। बट स्टिल वर्ल्ड इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट यूरेनियम 92, thorium. Why? Because that created the explosion. We need that nuclear power. We always interested for the destroy the world. We never interested to unite the world. It's a human nature. Okay, हम लोग human है तो हमारा यही thinking होता है कि we want something power. Okay, हम यूरेनियम के पीछे पड़े हैं। Okay, और कुदरत नेचर ये कहता है हाइड्रोजन पे काफी कुछ है, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी देता है। ओके, तो पानी के बिना कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी है और ऑक्सीजन है और किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड फॉर द विटामिन एम। ओके, उसके बिना हमें लगता है कि कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो हर एक बात का लेना देना इस चैप्टर के साथ है। Because in this chapter we just try to connect each and every points, as well as हम यहाँ पे एक नई थिंकिंग देने का ट्राई करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने जो भी पढ़ा है आप उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि एक मान लो कि एक ऐसा बॉडी है विच इज ब्लैक कलर फ्रॉम द इनसाइड, अगर आप उसको बाहर से हीट देंगे तो वो मटेरियल पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर मान लो कोई एक पॉइंट पे वहाँ पे एक कैविटी छोटा सा छेद बनाया जाए तो वो उसमें से हर एक फ्रीक्वेंसी या तो हर एक वेवलेंथ का रे रेडिएट कर सकता है।
It is something like that Narendra Modi is a very good black body. How? उसको कोई भी जगह पे भेज दो, किसी के पे बोलना कह दो, वो एटलीस्ट 5-10 मिनट तो खेल ही लेंगे, मतलब बोल ही देंगे, because he has a good efforts, put it good efforts to gather the knowledge. वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एमिट कर पाते हैं। हाँ, उसमें कितना सही कितना गलत वो एक सेकेंडरी पॉइंट है, ओके, बट कुछ भी कहो तो वो बोल तो देते ही है, ओके। अब सच झूठ तो अलग बात है, बट इट इज अबाउट ये रीडिंग जो है, एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होता है उतना ही एमिशन ज्यादा हो सकता है। तो ब्लैक बॉडी का ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसको जो भी वेवलेंथ वाला हीट दिया जाए उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और डिपेंड जब उसकी रिक्वायरमेंट है तब वहां से उसको एमिट किया जाता है। जैसे मैंने ज्यादातर मेरा जो भी एजुकेशन लाइफ रहा होगा आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स को एब्जॉर्ब किया होगा, फिजिक्स को एमिट करता रहता हूँ। जितने पिछले सालों से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो उतने टाइम में मैंने कुछ ना कुछ फिजिक्स एब्जॉर्ब भी तो किया होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने भी तो पढ़ा होगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो कहीं और से, पर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, और वो पढ़ने के बाद मेरा खुद का कोई थिंकिंग होगा जो डेवलप हुआ होगा, और एक नजरिया जो है वो मैंने डेवलप किया। ये जो मैं बात बताता हूँ तो दैट इज नॉट मेंशन इन एनी बुक, वो कोई बुक मैंने लिखा होगा, इट इज ओन थिंकिंग, मुझे ये दिखता है, मुझे ये लगता है। तो उसी तरह से अगर मान लो कोई सिल्वर मेटल है, उसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट किया, तो सिल्वर मेटल क्या करेगा, उसका लाइट को एब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? अगर आप देखते हो तो कार में नहीं होते वो आगे एक विंडशील्ड जैसा लगा देते हैं, वो सिल्वर फॉइल जैसा लगा देते हैं, ओके। तो सिल्वर मेटल जो है उसका काम होता है गुड एमिटर। मतलब क्या? तो कि जो भी इंसिडेंट करते हो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सब कुछ क्या कर देता है, एमिट कर देता है। तो सिल्वर इज ए गुड एमिटर बट इट इज नॉट ए गुड एब्जॉर्बर। तो उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि गुड एमिटर की बजाय वी कैन से बेटर इट इज नॉट ए गुड एमिटर बट वी से इट्स ए गुड रिफ्लेक्टर। जो एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो जो भी एनर्जी देंगे उसको सीधा सीधा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब जरूरत होगी तब उसको वो एमिट कर पाएंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसको मेरी बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सो दे जस्ट सिट लाइक ए रिफ्लेक्टर। जो भी मैं दे रहा हूँ वही का वही मुझे वो सामने रिटर्न कर देते हैं। मतलब हमें आपकी वो बातें नहीं चाहिए, तो इट मीन्स यू आर ए गुड रिफ्लेक्टर। इफ यू आर ए गुड रिफ्लेक्टर तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप कुछ एमिट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ एब्जॉर्ब किया ही नहीं है, ओके। अगर अभी मैंने कहा न्यूटन थर्ड लॉ और आपने कहा टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भर, उसका मतलब ये कि आपने कहीं ना कहीं तो उसको एब्जॉर्ब किया। अगर वो एब्जॉर्ब किया तो वो एमिट भी होगा, ओके। इट्स अ न्यू एंड एज वेल एज जस्ट डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। वैसे कितने को भी पूछो न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन स्क्वायर मैग्नेट लॉ, हाँ खत्म हो गया। बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स दोज हु थिंक इन दैट वे, यार बात तो सही है, जैसा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में होता है वैसा ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड सराउंडिंग वर्ल्ड में भी होता है। तो ब्लैक बॉडी ऐसा होता है जो ब्लैक कलर फ्रॉम इनसाइड होता है। उसका एग्जांपल चारकोल आप कह सकते हैं। वैसे आपको पता हो तो कोयले, कोल, ओके, वो ऑलरेडी ब्लैक कलर का होता है, पर उसका ज्यादातर यूज आपको पता हो तो यूज चारकोल एज ए फ्यूल इटसेल्फ। चारकोल का ऑलरेडी यूज हम फ्यूल के जैसे कर ही सकते हैं। ब्लैक कलर तो उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन ज्यादा है, ऑलरेडी उसके अंदर कार्बन ज्यादा है, फिर भी हम उसको जला सकते हैं, फिर भी वो जल सकता है, फिर भी वो एनर्जी दे सकता है। जस्ट अ गुड थिंग। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा, प्लैंक हाइपोथेसिस ये कहता था कि एनर्जी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF वैल्यू। HF क्या है? क्योंकि HF, हाँ वैसे मैं बता दूं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट हो सकता है केमिस्ट्री में आपने इसको NH न्यू ऐसा पढ़ा हो, ओके।
तो न्यू एंड एफ वी कंसिडर बोथ एज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ज्यादा पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे, वहां पे आता है दैट्स कॉल्ड एज ए इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए एमिशन इफेक्ट। तो उसमें सबसे पहला एक आता है जिसको, वैसे इस चैप्टर का जो मेन है वो तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि हम जो भी चीजें बचपन से सुनते आते हैं वही सभी चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं वही कभी ना कभी हम एमिट जो है वो करते रहते हैं। सो इफ यू आर अ गुड एब्जॉर्बर देन कैन बी ए गुड एमिटर। यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अलावा यहाँ पे उसको कहा जाता है एमिशन इफेक्ट। एमिशन यानी एमिट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आता है थर्मोनिक एमिशन। वो नाम सिर्फ सुनिएगा, वैसे उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे लिखने के लिए लिख देता हूँ। थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक वर्ड किसके साथ रिलेटेड हुआ? हीट। थर्मल। ओके, थर्मोनिक एमिशन। और एक होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज बता दूं, थर्मोनिक एमिशन मतलब क्या, तो कि यहाँ पे एमिशन इलेक्ट्रॉन का करना है। वाई? तो कि कोई भी एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, और हम चाहते हैं कि कैसे भी करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम फ्री करें, उस इलेक्ट्रॉन को कहीं पे हम इकट्ठा करें, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं आप? करंट। एग्जैक्टली। तो अपना बेसिक पर्पस, एंड पर्पस ये है करंट लेना। थर्मोनिक एमिशन ऐसा होता है कि आप स्पेसिफिक अमाउंट का हीट कोई भी मेटल के ऊपर इंसिडेंट करो, स्पेसिफिक मेटल के ऊपर, और वहां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होके आ सकते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो उसको कहा जाता है थर्मोनिक एमिशन। डिटेलिंग उसका ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस। एक और होता है जिसको कहते हैं फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मान लो हम स्पेसिफिक अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें कोई मेटल को, और वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो उसको कहा जाता है फील्ड एमिशन। ये दोनों चीजें जस्ट एज इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। अब शुरू होता है इस चैप्टर का मेन हीरो जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेसिकली क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऐसा होता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक मेटल के ऊपर स्पेसिफिक लाइट एमिट करो, तो वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। अब जैसे मैंने पूरा आधा घंटा जो सब कुछ बात बताई, आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी मैंने बात बताई उसके लिए पूरा क्राउड है ही नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आप में से कितने लोग इन बातों के लिए परफेक्टली सूटेबल हो। तो मुझे तो क्या करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क एज ए ओपन सोर्स। मुझे अपना एनर्जी दे देना पड़ता है। आप में से जो इंटरेस्टेड होगा वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को यही सोचेगा ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, कितने पेज खत्म हो गए, कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। सो दे नॉट अंडरस्टैंड कि फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, वे ऑफ थिंकिंग है वो डेवलप किया जा रहा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अभी जितना समझे उसमें से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसमें से कितना मार्क का आएगा, कोई डेरिवेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो क्राउड मेरे इस आधे घंटे के लिए बना ही नहीं है। लाइक दैट। तो मुझे तो नहीं पता है। उसी तरह से कोई भी मेटल के ऊपर कोई भी लाइट आप इंसिडेंट करो, ओके, रेडिएट करो, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकाले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ साइंटिस्ट ने उसके एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर कोई फोटो सेंसिटिव सरफेस लिया जाए और उसके ऊपर आप यूवी लाइट को इंसिडेंट करो, तो वो फोटो सेंसिटिव सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ
कि those who are interested to understand how to form exam strategies and how to write paper in exam, how to manage your time during exam and how to prepare for exam, उसके लिए मैंने एक सेमिनार रखा है 11 अक्टूबर शाम को 7:30 बजे। तो वहां पे मुझे कोई ज्यादा एटमोस्फेयर नहीं क्रिएट करना है, ताकि उस टाइम पे वही लोग इंटरेस्टेड होंगे वही आएंगे, चाहे वो 5 हो चाहे वो 50 हो, पर वहां पे वही क्राउड है जो वो लेने के लिए रेडी है। उसी तरह से कोई भी मेटल के ऊपर आप यूवी लाइट इंसिडेंट करो तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर दे, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ स्पेसिफिक मेटल्स होती है जिसके ऊपर आप सिर्फ विजिबल लाइट भी इंसिडेंट करो, रेड ग्रीन ब्लू ऐसी विजिबल लाइट भी अगर आप इंसिडेंट करो तो वो भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। ओके, तो दैट्स अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स है उसके ऊपर अगर आप विजिबल लाइट भी इंसिडेंट करते हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको एमिट कर सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उसको कोई एक जगह पे आप कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर। तो कलेक्ट करके वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा इस चैप्टर का पूरा आइडिया, उसका पूरा एटमॉस्फेयर, कैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से करंट मिलता है, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमने कुछ वर्क डन किया, यहाँ पे कुछ एनर्जी की बातें की। लास्ट चैप्टर में मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको बताया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक और फिनोमिना है, शायद वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। क्या आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा केमिस्ट्री में? क्यों नहीं पढ़ा है? यस यस सर। सर। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा काम हो गया मेरा। तो उसके बारे में आप कोई 1-2 लाइन बता सकते हैं क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है उसके इसमें? आपने जो पढ़े वो बता सकते हैं। डेफिनेटली केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही होगा, पर आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन ही थे, फोटो इलेक्ट्रिक ही था। देखने का, सुनने का, समझने का, एक्सप्लेन करने का नजरिया थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो आपने जो भी समझा है वो आप मुझे प्यार से बता सकते हैं। मतलब सर वो टॉर्च उन्होंने बल्ब पे शाइन कराया तो बल्ब ग्लो किया है, ऐसा? इस फिनोमेना को थोड़ा कोई एलोपरेट करके बताना चाहेगा, ताकि एग्जैक्टली मुझे नहीं क्लिक हुआ, मतलब मेरे दिमाग में वो फिगर आ गया जो बरोबर है, पर उससे मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा और डिटेल चाहिए, आपने क्या समझा है, तो वहां से मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूँ। मतलब सर सर्किट कनेक्टेड नहीं था और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, बट हाँ, टॉर्च उन्होंने लाइट एमिट की तो बल्ब ग्लो हो गया। तो वो कौन सी लाइट उसने एमिट की? विजिबल, टॉर्च वाली। ओके, कौन सी मेटल के ऊपर? वो फिलामेंट में जो होता है शायद उसपे। ओके ओके ओके, फाइन, तो हो सकता है। वैसे आपको पता है आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला था? हाँ, ओके, उसको कौन सी फिनोमिना के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये किसी को पता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक फंडा क्या हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक फंडा अभी जो आपने कहा ना, उसको थोड़ा मैं रिलेट करना चाहूंगा कि वहां से कोई लाइट, जैसे अभी आपने बताया, जो अगर आप उसके स्टेटमेंट को जस्ट विजुअलाइज करो कि एक प्लेट था, ये एक टॉर्च था, टॉर्च से लाइट गया और वहां से सर्किट कनेक्ट हो गया, मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आए और इस इलेक्ट्रॉन ने सर्किट को कंप्लीट किया। ऐसा आइंस्टाइन ने सोचा, काम किया और उसको नोबेल प्राइज मिला। अब उसको हम थोड़े अलग नजरिए से फिर से देखने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ करेक्शंस डेफिनेटली आई लाइक टू सजेस्ट, ताकि कोई भी मेटल के ऊपर आप कोई भी विजिबल लाइट इंसिडेंट करो तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर नहीं आते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपने कोई मेटल प्लेट ले लिया सिंपल सा, उसको कोई वायर से कनेक्ट कर दिया और उसके साथ कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, आप 1 2 3 4 5 टॉर्च लेकर बैठ जाओ और उस प्लेट के ऊपर टॉर्च इंसिडेंट करो, तो क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? वो एक सोचने वाला पॉइंट है।
तो उसको थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने का ट्राई करते हैं, ताकि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि नॉट ओनली एमिशन, वैसे प्लैंक ने ऐसा कहा था, एनर्जी एमिशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ओके, प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था ना, शायद आपने ऐसा ही वर्ड सुना होगा, दैट इज पॉसिबल कि एनर्जी एमिशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट होता है। आइंस्टाइन का ये मानना था कि एमिशन ही नहीं, एब्जॉर्प्शन भी जो होता है वो एब्जॉर्प्शन भी फोटोन के फॉर्म में ही होता है। अब इसको सुनिए, बहुत सिंपल तरीके से आप इमेजिन करने का ट्राई करिए कि जो एब्जॉर्ब करेगा वही क्या करेगा, एमिट करेगा। तो आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि अगर कोई आप सरफेस लेते हो, यहाँ से एक रे आया और उसके बाद उसने फोटोन के फॉर्म में लाइट को एमिट किया। ओके, दिस इज अ फोटोन। ये ऐसा वेव आया, तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर फोटोन जाता है तो भाई फोटोन ही आता होगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर हमें कोई नया थॉट आया, नया थिंकिंग डेवलप हुआ, अगर हमने कुछ बोला या तो हमने कुछ रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने से पहले वो थॉट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आता ही है। बिना थॉट के कोई एक्शन कभी नहीं हो सकता है। ओके, वैसे ये आइंस्टाइन ने, ये तो अभी मैंने कहा। ओके, आइंस्टाइन का जो इफेक्ट है उसको हम ऐसे समझते हैं कि प्लैंक की हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाते हुए Einstein explained that not only emission but absorption also take place in the form of photon. If we consider Planck hypothesis, that Planck explained if any wave or any ray incident on the matter surface that emit the energy in the form of h nu or matter to say hf. But Einstein suggests not only emission but absorption is also in the form of photon. मतलब मिलता एनर्जी होगा तो ही वो एनर्जी दे पाएगा। अगर कहीं से आएगा तो कहीं ही आप दे पाओगे, अगर आता ही नहीं है तो जा भी नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज ए एनर्जी। ओके, हमारी सोसाइटी के टर्म में उसको हम एनर्जी कहते हैं। जिसके पास एनर्जी ज्यादा उसकी है बोलबाला। ओके, ताकि हम नॉर्मल ह्यूमन ऐसे ही जीते हैं और हमें उसी का इम्पोर्टेंस लगता है, हाँ वही है सब कुछ, हाँ लाइफ के लिए ज़रूरी भी है, बट उसको यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड के साथ हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात जो अभी आपने नहीं बताई वो यहाँ पे ऐड कर कि जो भी एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, समथिंग लाइक दैट कि कुछ आया और कुछ दे दिया। मान लो मैंने कोई एक काम किया फॉर एग्जांपल, और मैंने कहीं से 5 लाख लिए और दूसरे को 5 लाख दे दिए, तो लाइफ में तो कोई ऐसा काम नहीं करता ना, इससे ले लिया इससे दे दिया तो अपने का क्या भाई। ओके, दैट्स अ बेसिक आइडिया। इससे ले लिया इससे दे दिया तो कोई ऐसा करता नहीं है, जिसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, यहाँ से कुछ लिया, हमने कुछ लिया, बाद में बाकी कुछ है वो दिया। तो हम कितना लेंगे वो डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, मतलब वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड, ये नाम भी शायद आपने सुना होगा, सुना है ये नाम? इसको Yes, sir. Yes, sir. चलो नाम सुना है तो बताइए इसको, थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम Initial एनर्जी। value minimum. हर एक का अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है। ओके, हर एक इंसान का भी होता है, उसी तरह से हर एक मेटल का भी होता है। वो बात अलग है कि कोई पॉलिटिशियंस का कभी कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है।
ओके उसको जितना दो वो सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका दिमाग और पेट दोनों ही काफी बड़े होते हैं। ओके सो दे नेवर एब्जॉर्ब इट। ओके वो कभी थ्रेशोल्ड पे नहीं आते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जब हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, वो चेक करता है मटेरियल कि क्या ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज्यादा है, तो कि हाँ तो ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। इसको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए कि मान लो कि आप एक गिफ्ट शॉप में गए, आपने एक आर्टिकल खरीदा यानी एक ऑब्जेक्ट खरीदा, एक गिफ्ट लिया और शॉप वाले ने कहा कि भैया 450 देना है। अगर आपने उसको 400 रुपीज दिए तो क्या वो आपको गिफ्ट ले जाने देगा? नो। नो No. सर। पर अगर मान लो आपने 400 की बजाय 500 रुपीज दिए और आप जल्दी जल्दी में निकल गए, तो गिफ्ट शॉप वाला आपको जाने देगा? शायद हाँ, शायद ना। शायद आपका ध्यान नहीं था, उसका भी ध्यान नहीं था, पर हम 500 रुपये देकर निकल गए, तो चलेगा कि गिफ्ट शॉप वाला रोएगा कि अरे यार क्यों चला गया बेचारा, ऐसा कि वो खुश हो जाएगा चलो गया तो गया? बताइए वो आपको जाने देगा कि नहीं जाने देगा? उसको तो जाने प्रॉफिट देगा। हाँ जाने देगा। पर अगर 500 देकर अगर हम वेट करते हैं तो गिफ्ट शॉप वाला हमें आर्टिकल भी देगा प्लस 50 रुपीज भी देगा। क्यों? तो कि ये जो एनर्जी हमने इंसिडेंट किया, इसने चेक किया कि क्या इसमें थ्रेशोल्ड जितना है, तो क्या हाँ थ्रेशोल्ड जितना है, तो अब वो एनर्जी भी एमिट करेगा। कितनी एनर्जी के साथ? तो बची कुछ ही एनर्जी के साथ वो अब आपको जाने देगा। यही आइंस्टाइन ने बताया था कि अब जो भी एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने HF जितना एनर्जी इंसिडेंट किया, उसमें से वो HF नॉट जिसमें F नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड यानी बेसिक यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो HF फ्रीक्वेंसी अगर आपने इंसिडेंट किया उसमें से वो HF जितना एब्सॉर्ब करेगा और बची कुची एनर्जी के साथ वो आपको जाने देगा। किसी को जाने देना यानी कौन सा एनर्जी? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, सो विच इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन बनता है वहीं से बनता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इक्वेशन। तो सभी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, बेसिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जितना एब्जॉर्ब हुआ उसके अलावा जितना भी एनर्जी बचा उसके साथ उसको जाने दिया। ओके तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस पढ़ेंगे, हार्मोनिक में हीट, फील्ड इफेक्ट, फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा जिसका ज्यादा कोई जिक्र नहीं करना है। प्लैंक हाइपोथेसिस जो आपको पता है, दैट इज एनर्जी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। दूसरा पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी मेटल के ऊपर कोई भी लाइट ऐसा वर्ड नहीं आता है। ओके यहाँ पे एक साइंटिस्ट आएंगे हॉलविच, जिसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हर्ट्ज का भी कंट्रीब्यूशन था। फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर, वैसे वो जिंक होता है, जिंक के ऊपर अगर हम यूवी लाइट एमिट करेंगे तब जाकर वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट से फ्री करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसका डिटेलिंग हम देखेंगे। पर यहाँ पे उसका नेचर जो है वो देखा जाएगा कि क्या मैं अलग अलग इंटेंसिटी वाला लाइट दूं तो भी वो एमिट करेगा कि नहीं करेगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने 400 रुपये दिए तो शॉप वाले ने नहीं जाने दिया, अगर आप 500 का नोट देंगे तो वो आपको गिफ्ट देगा, हाँ या ना? यस सर। 500 के 2 नोट देते तो भी वो आपको देता, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। आप 2000 का एक नोट देते तो भी वो आपको जाने देता, हाँ या ना? हाँ सर।
उसका कंसेंट कितना था कि आपको उसको कितने पैसे देने चाहिए, तो वो आपको वो ले जाने देता 450। मिनिमम, बराबर। उससे ज्यादा आपका जितना मन मर्जी चाहे आप दे दो। अगर 2000 का नोट दे दिया और जल्दबाजी में आप निकल गए तो उसको कोई प्रॉब्लम। नो सर। पर हाँ, 300 रुपये देकर आप निकल गए तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। 400 दिए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो 450 इज कंसिडर एज ए थ्रेशोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी बातों को थोड़ा दिमाग में रखना है। दूसरा आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h by p। तीसरा पॉइंट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही सभी पॉइंट्स से आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर है वो फॉर्म होता है। आपको क्या करना है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से पहले 2 या 3 जो टॉपिक है उसको सिर्फ पढ़ना है। वैसे रीडिंग का होमवर्क दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑनेस्टी। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है। पर वो आपको पढ़ने से आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। चैप्टर बहुत ही हल्का फुल्का सा है और अब हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और आई थिंक मई तक अब हम साथ में ही हैं हम सब, और पता नहीं कब तक ऐसा है। तो जब तक है तब तक ऐसा ही करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। आज के लेक्चर में जो भी बातें हमने की उसको थोड़ा दिमाग में रिवाइज करिएगा। जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने क्वेश्चन क्रिएट किया उसको सोचिएगा कि इसमें कितना पॉइंट सोचने जैसा था, अगर आपका थिंकिंग आपको सपोर्ट करे तो। अदरवाइज दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, आज के होमवर्क मतलब आज के लेक्चर के लिए भी कोई होमवर्क वैसे सच नहीं है। फिर भी आप चैप्टर 11 के सॉरी ड्यूअल नेचर के आप 1 2 3 जो भी टॉपिक है इनिशियली वो पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। एक ओवरऑल व्यू आप लेने का ट्राई करिएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी फॉर्मूला का डिस्कशन कर लेंगे। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है, बट अगर आप उसको रेगुलरली करोगे तो। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। चलो अब यहाँ किसी को